बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की दो बड़ी अहम डेवलपमेंट, आज की दो बड़ी ख़बरें आप नाज़रीन के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। पहली ख़बर, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक मरतबा फिर वफाकी काबीना में रद्द-बदल किया गया है। वफाकी काबीना में इमरान खान ने तब्दीलियाँ कर दी हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज से भी कलमदान वापस ले लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वफाकी काबीना में ये तब्दीलियाँ क्यों की गईं, इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ इस खबर से जुड़ी एक और ख़बर भी है कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी किस मामले पर इनकारी हैं, किस मामले पर फवाद चौधरी की जानिब से हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया जा रहा है, इस खबर पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। दूसरी आज की हमारी खबर ये है कि कौमी असम्बली के इजलास में मुसम्मिक नवाज़ के रहनुमा एहसन इकबाल की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बाबर अवान पर इल्ज़ाम लगाया गया। आज के इस इजलास में स्पीकर असद कैसर की जानिब से एक रूलिंग दी गई, जिस पर मुसम्मिक नवाज़ के अरकान की जानिब से डेस्क बजाए गए, तालियां बजाई गईं, लेकिन बाद अज़ा मुसम्मिक नवाज़ के अरकान को तालियां बजाने पर, डेस्क बजाने पर शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। आज का कौमी असम्बली का ये इजलास माजी करीब में जो कौमी असम्बली के इजलासेस हुए हैं उनसे किस तरह से मुख्तलिफ था, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वफाकी काबीना में रद्द-बदल किया गया है, इस खबर से आज की इस वीडियो में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख को जो तब्दील किया गया है, इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं। शिबली फराज की जानिब से जो इब्तदाई तौर पर बयान जारी किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अवाम की जानिब से जो बार बार हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था, वो महंगाई की कमी का किया जा रहा था। अवाम जो परेशान नज़र आते थे, वो महंगाई की वजह से परेशान नज़र आ रहे थे। लेकिन शिबली फराज ये कहते हैं कि हमाद अज़हर को जो वज़ारत ख़ज़ाना का वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पोर्टफोलियो दे दिया गया है, तो इमरान खान मुतमिन है कि जो महंगाई की जो सूरत हाल है, हमाद अज़हर इन तमाम मसाइल के ऊपर, माशी मसाइल के ऊपर काबू पाएंगे। और उसके साथ साथ शिबली फराज ये भी कहते हैं कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसका अंदाज़ा जो है, अदराक जो है, वो हमाद अज़हर बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि माजी में भी वो इसी पोर्टफोलियो के साथ जो है वाबस्ता रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में, वज़ारत ख़ज़ाना में वो किरदार अदा करते रहे हैं। तो शिबली फराज साहब का ये जो स्टेटमेंट है, इसका अगर तकाबुली जायज़ा लिया जाए तो इसमें यह बात वाज़ेह हो जाती है कि जो अब्दुल हफीज़ शेख हैं, जिन्हें इमरान खान जो है बड़ी तवक्कुआत के साथ जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान लेकर आए थे। उन्हें वज़ारत ख़ज़ाना में पहले एडवाइज़र की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गईं। बाद अज़ां जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया तो उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। तो इमरान खान की जो तवक्कुआत थी कि हफीज़ शेख आएँगे, मुआशी जो मुश्किलात हैं, मुआशी जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर महंगाई को लेकर जो आवाम की जानिब से इमरान खान की हुकूमत को, उनकी गवर्नेंस को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, तो इन तमाम मसाइल के ऊपर अब्दुल हफीज़ शेख जो है वो काबू पाएंगे। लेकिन अब्दुल हफीज़ शेख की के साथ जो तवक्कुआत थी, वो तवक्कुआत के ऊपर जो है वो पूरा ना उतर सके और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब्दुल हफीज़ शेख को अपनी इन्हीं तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर तब्दील कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि चंद रोज़ पहले जब 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात हुए थे, अगर इमरान खान अब्दुल हफीज़ शेख से मुतमिन नहीं थे, तो वो सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद अब्दुल हफीज़ शेख जो हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के पास गए थे। अपनी ज़िम्मेदारियों से उन्होंने ख़ुद को अलग करने की इमरान खान को पेशकश की थी। लेकिन उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे ये कहा था कि आप जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ जारी रखें, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफीज़ शेख पर अपने इत्मीनान का इजहार भी किया था। लेकिन आज जिस अंदाज से वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब्दुल हफीज़ शेख को तब्दील किया है, उससे ज़ाहिर सी बात है कि उनकी इंसल्ट भी हुई होगी, उनकी सुबकी भी हुई होगी। तो एक अच्छा मौका था, अगर इमरान खान जो है उनकी परफॉर्मेंस को लेकर मुतमिन नहीं थे, तो 3 मार्च के इलेक्शन के बाद अगर तो उनको तब्दील कर दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन बहरहाल हमाद अज़हर से जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तवक्कुआत लगाई हैं, हम दुआ करते हैं कि हमाद अज़हर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की उन तवक्कुआत पर पूरा उतरें। दूसरी जो वफाकी काबीना में तब्दीली की खबर सामने आई है, वो खबर यह है कि शिबली फराज से वज़ारत इत्तलात व नशरियात का जो कलमदान है, वो क्योंकि सेनेटर मुंतखब जब हुए हैं दोबारा, तो अभी सेनेट के इंतखाबात में उसके बाद वो वज़ारत इत्तलात व नशरियात के वज़ीर नहीं रहे थे, लेकिन दोबारा से उन्हें इस वज़ारत के लिए जो है वो
मुनासिब नहीं समझा गया। और इतलात ये आ रही हैं, खबर ये सामने आ रही है कि उन्हें अब पेट्रोलियम की वजारत का पोर्टफोलियो जो है वो दिया जाएगा। और वजारत इत्तलात व नशरियात के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि वजारत इत्तलात व नशरियात को 2 पार्ट में 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक इंफॉर्मेशन का जो है वो डिवीज़न बनाया जाएगा, दूसरा जो है वो ब्रॉडकास्ट का डिवीज़न बना दिया जाएगा। और 2 अलग अलग वज़रा जो है वो इन डिवीज़न के ऊपर जो है वज़ीर मुमलिकत जो है वो तैनात किए जाएंगे। खबर यह भी सामने आई थी कि फवाद चौधरी को इम्कान है कि उन्हें दोबारा से वजारत इत्तलात व नशरियात का ये मनसब दिया जा सकता है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान भी शिबली फ़राज की कारकर्दगी से उस तरह से मुतमईन नहीं थे जिस तरह से फवाद चौधरी जब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थे, जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया था। और इमरान खान की ज़रा ये बताते हैं कि दोबारा से चाहते हैं कि फवाद चौधरी ये वजारत को संभालें, लेकिन ज़रा ये बताते हैं, बड़े मुसद्दक़ा ये ज़रा बताते हैं कि फवाद चौधरी दोबारा से इस वजारत में आने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह बताई जा रही है कि फवाद चौधरी ने जो रिफॉर्म की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत में जाकर, जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत को वो दोबारा से मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उसका नाम लोग जाने लगे हैं, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या इक़दामात उठा रही है। तो फवाद चौधरी ये चाहते हैं कि जो उन्होंने वहाँ पर इक़दामात किए हैं रिफॉर्म के हवाले से, जो डेवलपमेंट वर्क वो करने जा रहे हैं, जो चीज़ें वो इन्वेंट करने जा रहे हैं, डिस्कवर करने जा रहे हैं, इस हवाले से वो अपने काम को पाया तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं। कोविड का जब पाकिस्तान में आगाज़ हुआ तो मास्क की बड़ी कमी देखने में आई। मास्क के हवाले से, सैनिटाइज़र के हवाले से, कोरोना किट के हवाले से और वेंटिलेटर के हवाले से बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है वो इक़दामात उठाए गए वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से। इसके आगे फवाद चौधरी जो है जो एग्रीकल्चर है पाकिस्तान की, उसमें साइंस को मुतारफ़ कराना चाहते हैं, इसके साथ साथ ड्रोन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुतारफ़ कराना चाहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं। तो ज़रा ये बताते हैं कि फवाद चौधरी चाहते ये हैं कि जब तक वो अपना काम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुकम्मल नहीं कर लेते, वो किसी दूसरी वजारत में नहीं जाएंगे। क्योंकि ज़रा ये बता रहे हैं कि अगर फवाद चौधरी की वजारत को तब्दील करके किसी दूसरी वजारत में उन्हें लाया जाएगा, तो फिर उन्हें दोबारा से उसी वजारत में सिफर से, ज़ीरो से जो है अपना काम जो है वो दोबारा से उसका आगाज़ करना होगा। तो यह हिचकिचाहट सामने आई है, लेकिन हतमी जो तब्दीलियाँ हैं, मतलब मज़ीद भी वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ होनी है, मज़ीद जो मिनिस्टर वज़ीर मुमलिकत हैं, वफाकी वज़रा हैं, उन्हें वफाकी काबीना में इंडक्ट किया जाना है। तो इस हवाले से हतमी फ़ैसला जो है वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कल करेंगे। पूरी खबर वफाकी काबीना में तब्दीलियों के हवाले से कल जो है वो मंजर आम पर आएगी। दूसरी जो आज की हमारी खबर है, जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ, आज के इस इजलास में 4 बजे शुरू होना था, लेकिन 5 बजे के बाद इजलास की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ। क्वेश्चन आवर्स होना था, लेकिन क्वेश्चन आवर को आज उस तरह से नहीं लिया गया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर जो है अपोजिशन के लोग बात करते रहे, हुकूमत के वज़रा उसके ऊपर जवाब देते रहे। आज एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली के इजलास में ये कहा कि हुकूमत ने जो 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए हैं, एक तरह से मिनी बजट जो है वो हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ कराया गया है। एहसन इकबाल का आज के इजलास में ये कहना था कि जो आइन का आर्टिकल 73 है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान के अवाम के ऊपर 1 रुपये का टैक्स भी लगाना है तो उसके लिए जो बिल है वो कौमी असम्बली में लाया जाएगा। इसके अलावा ऑर्डिनेंस के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम पर टैक्सेस की जो शरह है उसमें इजाफा नहीं किया जा सकता। इस मामले पर बल्कि उन्होंने जो स्टेट बैंक के हवाले से एक कानून साजी के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि वफाकी काबीना ने स्टेट बैंक को ऑटोनमी देने के हवाले से एक कानूनी मुसव्वती की मंजूरी दी है, उस पर भी जो है वो हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया गया एहसन इकबाल की जानिब से, जिसको पर जवाब देने के लिए स्पीकर असद कैसर की जानिब से पहले हमाद अज़हर को मौका दिया गया, लेकिन हमाद अज़हर ने, क्योंकि लीगल क्वेश्चन उठाया गया था, आइनी क्वेश्चन उठाया गया था, उसका सियासी जवाब देने की कोशिश की कि नून लीग के दौर में भी एसआरओ जारी होते रहे और एसआरओ के ज़रिए नून लीग जो है वो टैक्सेस लगाती रही और हमारी हुकूमत में डॉलर को जो है वो कम कीमत के ऊपर कंट्रोल करके नहीं रखा गया। लेकिन स्पीकर असद कैसर की जानिब से हमाद अज़हर की सरजनिश की गई। सरजनिश तो बड़ा लफ्ज़ होगा, लेकिन बर उनसे ये कहा गया कि एक आइनी सवाल पूछा गया है, उस सवाल का आप जो रेलेवेंट जवाब है वो जवाब दिया जाए। उसके बाद असद कैसर की जानिब से बाबर अवान को मौका दिया गया। बाबर अवान ने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि क्योंकि एक आइनी सवाल उठाया गया है एहसन इकबाल की जानिब से, तो इस सवाल का आइनी जवाब जो है वो अपने जवाब में वो देंगे। बाबर अवान ने यह कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कौमी असम्बली में अगर कोई टैक्सेस लगाने हैं तो मनी बिल जो है वो कौमी असम्बली के ऐवान में पेश किया जाता है।
لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے پاس، صدر مملکت کے پاس اختیار ہے، اگر نیشنل اسمبلی کا سیشن نہیں چل رہا، اگر سینٹ کا سیشن نہیں چل رہا، تو صدر مملکت جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، اور جو آرڈیننس ہوگا اسے آرٹیکل 89 کے تحت جب وہ لیپس کر جاتا ہے تو پھر اسے قومی اسمبلی میں ہی پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، حکومت نے اس معاملے پر کسی قسم کی کوئی غیر آئینی اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا، جس پر ایک مرتبہ پھر بات کی گئی احسن اقبال کی جانب سے، اور بابر اعوان پر الزام لگایا گیا کہ بابر اعوان نے جو جواب دیا ہے میرے آئینی سوال کا، اس جواب میں انہوں نے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے منتخب نمائندوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ احسن اقبال نے اسپیکر اسد کیسر سے کہا کہ آپ اس معاملے پر رولنگ دیں، کیونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہے اور یہ دروازہ بند ہونا چاہیے کہ اگر ٹیکس لگانا ہے پاکستان کے عوام کے اوپر تو یہ آرڈیننس کا راستہ بند ہونا چاہیے۔ اگر اس بات کی اجازت دی گئی تو پھر کل کو آنے والی کوئی بھی اگر حکومت ہوگی تو وہ منی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں نہیں لائے گی، بلکہ ایک آرڈیننس کے ذریعے پاکستان کے بل کو جو ہے وہ مالیاتی بل کو پاس کر دیا جائے گا، جس پر اسپیکر اسد کیسر نے کہا کہ میں اس پر اپنی رولنگ دوں گا۔ جیسے اسپیکر اسد نے کہا کہ میں قانون اور ان کے مطابق، رولز کے مطابق اپنی رولنگ دوں گا، تو اس پر مسلم نواز کے ارکان کی جانب سے تالیاں بجائی گئیں، پرزور انداز میں ڈیسک بجائے گئے، لیکن اسپیکر اسد کیسر نے جب اپنی بات مکمل کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس مکمل اختیار موجود ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کر سکتی ہے آرٹیکل 89 کے تحت، لیکن اسد کیسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا اختیار جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے اور یہ معاملہ بھی بڑا حساس ہے، اس معاملے کے اوپر وہ تفصیلی بحث کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپوزیشن کو پیشکش کی ہے کہ اگر آپ میری بات سے متفق ہوں تو میں ایک میٹنگ بلاتا ہوں جس میں وفاقی وزیر قانون بھی ہوں گے، اٹارنی جنرل بھی ہوں گے، بابر اعوان بھی ہوں گے، دو ارکان جو ہے اپوزیشن کے لوگ بھی اپنے دے دیں، تو اس معاملے پر بیٹھ کر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ یہ ایک آئینی سوال ہے، آئینی سوال کو جو ہے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نواز کی جانب سے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو مسودہ منظور کیا گیا ہے اور جو آرڈیننس 700 ارب کے حوالے سے حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، انہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اندیا دیا گیا احسن اقبال کی جانب سے، لیکن راجہ پرویز اشرف کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے پارلیمنٹ کے جو معاملات ہیں اسے پارلیمنٹ میں ہی حل کرنے چاہیے، ہمیں اپنی جو داڑھی ہے وہ دوسرے کے ہاتھ میں نہیں پکڑانی چاہیے۔ ایاز صادق بھی آج، ویسے تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان آج کل اختلافات چل رہے ہیں، لیکن آج کے اس اجلاس میں ایاز صادق جو ہیں وہ راجہ پرویز اشرف کے ساتھ ہی بیٹھے رہے، لیکن ایاز صادق نے آج کے اس اجلاس میں اس معاملے کے اوپر جو تجویز پیش کی گئی وہ بڑی زبردست تھی۔ ایاز صادق نے کہا کہ ہم وہ کام کریں جس سے پارلیمنٹ کی فتح ہو، ہمیں بلکہ کہا گیا ایاز صادق کی جانب سے اسپیکر اسد کیسر سے کہ آپ اس معاملے میں کسی قسم کی جلد بازی نہ کریں، اس معاملے پر آپ مکمل بحث کرائیں، آپ اس معاملے کے اوپر جلد بازی میں کسی قسم کی کوئی رولنگ نہ دیں، آپ اس پر اچھی طرح سے ارکان اسمبلی کو بلا کر اجلاس میں اس معاملے پر غور کریں، بحث کی جائے، پھر اس کے اوپر جو رولنگ بنتی ہے آپ اس پر رولنگ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کورم کی نشاندہی کر دی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ کی جانب سے، اور پھر جب نمبر کاؤنٹ کیے گئے، جب گنتی کی گئی تو کورم پورا نہ نکلا، تو آج کے اس اجلاس کو پھر بعد ازاں ملتوی کر دیا گیا۔